अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां अपोजिशन रहनुमा इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक कर रहे हैं। भाई जरा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने आज देखा कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने आज फिर बतौर स्पीकर नहीं बल्कि पीटीआई के एक वर्कर की तरह आज फिर कानून और रवायात को पार्लियामान की अपने पांव तले रोन दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन इस हाउस को रिक्वेजिशन किया गया 8 मार्च को, और आखिरी तारीख थी 14 दिन में स्पीकर पाबंद था कि इजलास उनको बुलाना चाहिए था हर सूरत 14 दिन के अंदर, जो कि 22 तारीख को वो डेट खत्म होना थी। ये जो OIC का जो इजलास था वो 22 और 23 वो मार्च को था, और हमने डंके की चोट पर कहा कि हम इन दिनों में हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे और ना ही हमको एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। मगर स्पीकर को क्या वजह थी, उनको क्या मुश्किल थी कि वो 21 से पहले इजलास बुला सकते थे। 14 दिन के अंदर बुलाना आईनी और कानूनी रिक्वायरमेंट थी, मगर स्पीकर ने इमरान नियाजी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं स्पीकर। और आज ये मामला अदालत उज़्मा में है। मैं इससे ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज उन्होंने जो हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर जो अल्लाह को प्यारे हो गए और दूसरे और भी जो लोग इस दुनिया से चले गए, उनकी फातिहा खानी के बाद मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ। उन्होंने मेरी बात तो मुझे करने की दूर की बात है, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें, और वो उठकर चले गए। ये है वो स्पीकर का किरदार जो कि तारीख में स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। और उसने स्पीकर ने आज फिर, मैं समझता हूं कि ये रवायत है, कोई शक नहीं, कोई मेंबर असेंबली अल्लाह को प्यारा हो जाए तो ये रवायत है, लेकिन आज ये कानून और आइन वो रवायत से बालातर है। आज एक बहुत अहम मौजू था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन के ऊपर वोटिंग होनी थी कि उसको अलाउ किया जाए मोशन को। ये पाकिस्तान पूरा इस वक्त स्टैंड स्टिल है, 22 करोड़ आवाम देख रहे हैं, और पूरा हमारी माशी जो कराची और लाहौर और दूसरे शहरों में जहां पर रोज कारोबार होता है वो ठप हो चुका है। चाहिए ये था कि आज स्पीकर को वो रवायात अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए वो आज इस मोशन को टेकअप करते और उसके ऊपर अपना लीव ग्रांट करने के लिए वोटिंग कराते। उन्होंने एक नहीं सुनी और वो चले गए। मैं समझता हूं कि ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान एक तारीख के एक अहम मोड़ पर है, एक दहाने पर है, और पूरी कौम की नजर पार्लियामान की तरफ लगी हुई है। ये धांधली के जरिए, ये धौंस के जरिए ये आइन को ये मजरू करें, ये कानून को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज स्पीकर ने इजलास दोबारा बुलाया है। हमने फैसला किया कि हम इस आपके सामने आए और इस बात को डंके की चोट पर हम कहना चाहते हैं कि पीर के रोज अगर स्पीकर ने फिर कोई ऐसा अमल शुरू किया जो कि गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, गैर पार्लियामानी होगा, तो फिर हम हर आईनी, कानूनी और सियासी हम हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो उसकी जो सैंक्टिटी है उसको हर सूरत में हम इंटेक्ट करें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कानून के जरिए आगे चले। मैं इमरान खान नियाजी को भी और स्पीकर को, जो उनके स्टूज बन गए हैं, बदकिस्मती से मुझे ये लफ्ज कहना पड़ रहा है कि वो इमरान खान नियाजी के स्टूज हैं, आज पार्लियामान के स्पीकर नहीं हैं। मैं उनको मतनबे करता हूँ, वार्निंग देता हूँ कि अगर पीर के रोज उन्होंने इस तरह की हरकत की तो फिर हमसे फिर कोई ना पूछे। हम हर वो हरबा आईनी, कानूनी, सियासी
इस्तेमाल करेंगे और अपने हक को हम प्रोटेक्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने तरीके से समझाया है कि इमरान खान भाग रहा है, वजीर आजम साहब मुकाबला से भाग रहा है, किस किस्म का कप्तान पिच छोड़ के भाग जाता है, और ये अब पहली दफा नहीं हुआ। आज तो क्या बहाना था, आज बहाना ये था कि फातिहा पढ़ना था, हमारा एक रिस्पेक्टेबल मेंबर फौत हो चुके हैं, बिल्कुल रवायत है। मगर जून 2012 में जब वजीर आज़म का इलेक्शन होना था, तब भी हमारा एक मुअज़्ज़म मेंबर MNA फौजिया वहाब साहिबा, she was unwell, she passed away, तो हमने फातिहा पढ़ा। मगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी था कि वजीर आज़म का इलेक्शन होना है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरा किया और आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हमने सेशन कंडक्ट की। इस स्पीकर ने इमरान का सहूलतकार बन के ना सिर्फ आज का डेट से भागे हैं, इससे पहले जब 14 दिन बाद आइन के मुताबिक सेशन को बुलाना चाहिए था, उस सेशन से भी वो भागे। जब हम ये अदम एतमाद पेश किए तो 2 दिन के अंदर ही अंदर उनका खौफ नजर आया, जब उन्होंने पार्लियामान पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की, फिर उन्होंने सिंध हाउस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। कब तक भाग सकता है आपका बुज़दिल वजीर आज़म? इंशाअल्लाह ताला मुकाबला होगा। इंशाअल्लाह ताला वो अदम एतमाद जिसके लिए हमने सब मिल के 3 साल जदोजहद की, वो अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार बनने वाला है। और वो अदम एतमाद का जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके हमें सिलेक्टेड को गैर जमहूरी शख्स से हम जमहूरियत का इंतकाम लेंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत का बहाली की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाहूँगा, पूरा पाकिस्तान को मुबारक देना चाहूँगा। ये जो वजीर आज़म आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है, इसका हुकूमत खत्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये सिलसिला अगला नेशनल असेंबली के सेशन से शुरू हो जाता है, हमारा इमरान खान साबिक वजीर आज़म बन जाएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम सहाफ़ी हजरात का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के बाद बातों का तकरार नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामान के अंदर आइन, कवायद व ज़वाबित की दजिया 3.5 साल बिखेरी गई और आपने खुद मुशाहिदा किया। आज भी स्पीकर साहब ने कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर चेयर पर जो बात की वो एक स्पीकर की हैसियत में नहीं थी, बल्कि इमरान खान के ज़ाती नौकर की हैसियत से थी। और इस हवाले से जब से अदम एतमाद पेश हुआ है, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट लॉजेस पर पार्लियामान के मेंबरान और उनके मेहमानों पर रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। उसके बावजूद कस्टोडियन ऑफ द हाउस की जो जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपोजिशन की किसी पार्टी से, किसी MNA से और उनके सरबराहान से माजरत नहीं की, न उनसे राब्ता किया है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये स्पीकर की जिम्मेदारी है
सिंध हाउस पर हमला किया गया, उन्होंने किसी पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामान के मेंबर से रब्ता नहीं किया, किसी पार्टी से रब्ता नहीं किया, और गुज़िश्ता 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि वो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के लिए पार्टी के वफद के अंदर शामिल होकर पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से अपने वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग रहे हैं। वो बाइस्ड हैं, उन्होंने जानिबदारी का अमलन सबूत दिया है। मैं आज आपके तवस्सुत से स्पीकर साहब को भी ये बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आपका किरदार और आपका ये अमल सियाह लिखा जाएगा, और कौम ने आपको इज्जत बख्शी। 5 साल आप सूबे के अंदर स्पीकर रहे और 3.5 साल आप कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। आपको चाहिए था कि आप 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर बैठकर अहकामात जारी करते, न कि इमरान खान के तनख्वाहदार मुलाजिम की हैसियत से। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगा और अपनी इस क़यादत से जो अपोजिशन लीडर की हैसियत में यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सूरत में मौजूद है, दीगर पार्टियों की सूरत में यहाँ मौजूद है, हमने जलसे का ऐलान भी किया है और उस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अपनी भरपूर क़ुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को कि वो 172 मेंबरान कौमी असम्बली में पूरे करके दिखाए। 10 लाख के दावे तो बाद में है, इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि आप भी देखेंगे कि हम यहाँ पर भी अपनी तादाद पूरी करेंगे और जो तादाद उसने जलसे में बताई है वो भी पूरी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, रोज़ अव्वल से हुकूमत और बिलखुसूस स्पीकर मुख्तलिफ बहानों से, ऊंचे हथकंडों से, कभी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करना, कभी सिंध हाउस पर हमला करना, कभी OIC का बहाना बनाकर, कभी आइन की गलत इंटरप्रिटेशन करते हुए राय फरार इख्तियार करने की कोशिश की। आज असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होती तो आज इस ऊंचे हथकंडों पर वो अमल ना करते और वो अपनी अक्सरियत साबित करते, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। अब अक्सरियत खोने की वजह से आज उन्होंने एक बार फिर राय फरार इख्तियार की। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद उन्होंने जमा की थी, ये उनकी कामयाबी है और मैं अपोजिशन की तमाम जमातों को आज की इस कामयाबी पर जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जमहूरियत या पार्लियामेंट आइन के मुताबिक चलाई जाती है, असम्बलियाँ आइन के मुताबिक चलाई जाती हैं। हमारी रवायतें हैं, लेकिन रवायतों से ऊंची जो है आइन की पासदारी होती है। मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिस पर आइन की वायलेशन ना हो। तो फिर यह सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन सिर्फ अवाम पर होती है? क्या आइन की वायलेशन किसी एक इलाकों पर होती है, या आइन की वायलेशन आर्टिकल 6 जो है वो सब पर लागू होना चाहिए? आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह मुझसे पहले कहा गया कि स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, जिनको आज मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली नहीं कह सकता उनकी किरदार की वजह से, बल्कि मेरे ख्याल से शायद उनको PTI का चीफ व्हिप कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इससे पहले भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की 14 दिन के अंदर इजलास ना बुलाकर, और आज एक बार फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो किश्ती तकरीबन डूब रही है उसको वो 2 दिन के लिए और बचा ले। मेरे ख्याल से
ان کے اس رویے کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہوگی. اور دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آئے تھے سلیکشن کے ذریعے اور ہم ان کو بڑی عزت کے ساتھ ایک جمہوری طریقے سے رخصت کر رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کوئی غیر آئینی کام ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا ان ایم این ایز کا یہ حق نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب کرے؟ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ جو لوگ کل تک ان کے ساتھ تھے اور جب یہ ان کے ساتھ مل رہے تھے تو تب یہ خوشی خوشی سے یہ کہتے تھے کہ آج ہم نے ایک اور وکٹ لے لی, آج لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. آج وہی لوگ جو پچھلے 2 سال سے ناراض ہے, گلہ مند ہے, آج جب اس ناراضگی اور ان گلوں کی وجہ سے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک طرف اسمبلی کے اندر کارروائی کو ڈیلے کیا جائے, دوسری طرف وقت لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو منا سکے, اور تیسری طرف بدقسمتی سے وہ مسئلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے تھے, عمران صاحب ان مسئلوں کو جلسوں میں لے جا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لیے ہمدردی اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ وہ حالات کو مزید خراب کرے, بڑی آسان بات ہے, اگر ان کے پاس اکثریت ہے بسم اللہ کرے, اس ہاؤس کے اندر آئے, اپنی اکثریت کو ثابت کرے, اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو جلد سے جلد اس موشن کو ٹیبل کر کے اس پہ ووٹنگ کی جائے تاکہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کو رخصت کر سکیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے قومی اسمبلی کے باہر. اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ آج کپتان پچ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے, پہلی دفعہ نہیں ہوا, وزیر اعظم مقابلے سے بھاگ رہے ہیں, جبکہ شہباز شریف نے اس موقع پر یہ کہا کہ پیر کو اسپیکر نے پھر غیر آئینی کام کیا تو ہر آئینی و قانونی حربہ استعمال کریں گے. اور اس سے پہلے قومی اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر کارروائی کے بغیر پیر تک ملتوی کر دیا گیا. اسپیکر اسد قیصر نے کہا کہ یہ اسمبلی کی روایت ہے کہ معزز رکن کے انتقال کے احترام میں فاتحہ خوانی کے بعد ایجنڈا مؤخر کر کے اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا, قومی اسمبلی میں ایسا 24 بار ہو چکا ہے. اسد قیصر نے واضح کیا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق عمل کیا جائے گا. اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان ہونے پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کھڑے ہو گئے, مگر اپوزیشن کی جانب سے کوئی باقاعدہ احتجاج یا ہنگامہ نہیں کیا گیا. روایت ہے کہ جب بھی کوئی معزز ممبر وفات پا جاتا ہے تو اس کے احترام میں اس دن کا ایجنڈا جو ہے دوسرے دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے, یہ 12ویں اسمبلی میں 9 مرتبہ, 13ویں اسمبلی میں 4 مرتبہ, 14ویں اسمبلی میں 6 مرتبہ اور موجودہ 15 اسمبلی میں 5 مرتبہ, یوں کل کل 24 مرتبہ اسمبلی کے حاضر ممبران کی وفات پر ہاؤس کی کارروائی کے بغیر اجلاس ملتوی کیا جاتا رہا ہے. لہذا آج بھی ہم معزز ممبر کی وفات پر اجلاس کی مزید کارروائی کی بغیر ملتوی کرتے ہیں. ہاں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا. The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th at 4 p.m. اگر کسی غیر جمہوری قوت کو بہت شوق ہے تو آ کر نظام سنبھال لے. پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر آصف زرداری کی میڈیا سے گفتگو, کہا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا 100% یقین ہے. ڈیموکریٹک کام کرے اسپیکر تو اس کے اوپر ہم اس کو ایکسپیکٹ بھی کر سکتے ہیں, اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ان کا رویہ رہا ہے 3.5 سال, اسی رویے بتا. تصور کا سوال نہیں ہے, الائز بھی تو مل سکتے ہیں نا, اور الائز بنا سکتے ہیں. کتنے فیصد کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو 100%. اگر آج آپ اجازت نہ دی اسپیکر نے تحریک پیش کرنے کی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کے ساتھ مل کے اور ہنگامہ کریں گے. سر, کچھ غیر جمہوری قوتیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, تو اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ اس کے لیے حکمت عملی ایک ہی ہے کہ اگر اتنا شوق ہے کسی کو تو آج سنبھال لیں. آپ دعوت دے رہے ہیں؟ میں دعوت آپ کو دے رہا ہوں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, जिसमें उनका यह कहना था कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने उमूमी इल्जामात लगाकर जजेस को सरकारी मुलाजिम कहा। मजीद बात करेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन अयूब, खिताब में मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस का? देखिए, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक बिल्कुल नरम गुफ्तगू वो करते हैं, कभी भी सख्त अल्फाज का चुनाव नहीं करते, लेकिन आज जो बार कौंसल्स हैं बजाय उन्होंने जब रेड लाइन क्रॉस की, जो अपना फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वाइस चेयरमैन थे उन्होंने, हफीजुर रहमान ने, और जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एहसन भोन ने, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो है वो निस्बतन नरम अल्फाज का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन बातें इतनी सख्त की कि ये पहली मरतबा हमने जस्टिस उमर अता बंदयाल को देखा है। उन्होंने कहा कि जजेस के ऊपर आप उंगलियां उठाना बंद कर दें, आप जो है वो अमूमी तासुर देते हैं, जिस जज से मुतल्लिक बात करते हैं उसका नाम लें, और जब तक सबूत ना हो इल्जाम आयद मत किया करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं रात 9 बजे तक अपना चैम्बर वर्क करता हूं, अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई चीजें हैं तो लेकर आ जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो बेंचेस की तश्कील है और कौन सा मुकदमा किस बेंच के सामने लगाना है, ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट रूल से इख्तियार देते हैं, और मास्टर ऑफ द रोस्टर भी चीफ जस्टिस होता है। तो बगैर शवाहिद के और बगैर जो है वो सबूत के आप इल्जाम आयद कर रहे हैं। जरा आप प्रैक्टिस चेक करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गुज़िश्ता 15 से 20 साल की, तो 15 से 20 साल में भी जो है वो चीफ जस्टिस ही ये सारे मामला देखते हैं कि कौन सा बेंच तशकील देना है और किस बेंच ने कौन सा मुकदमा सुनना है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी उन पर भी इल्जाम आयद किए जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ने दो टोक अल्फाज में और वाज़ेह अल्फाज में बोल दिया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मेरा इंतखाब है, और अगर आप उनके ऊपर बात करते हैं तो ये फिर इल्जाम रजिस्ट्रार के ऊपर नहीं, ये इल्जाम आप मेरे ऊपर लगाते हैं। अगर कोई चीज आपके पास सबूत है तो लेकर आए। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए फुल कोर्ट जो है रेफरेंस में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इस टाइम सबसे बेहतरीन जो ऑफिसर है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उनकी जगह किसी ऐसे बंदे को लगाएं जो काम नहीं कर सकता, तो फिर रजिस्ट्रार का काम मुझे करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं जुडिशियल काम छोड़कर, चैम्बर वर्क छोड़कर, तो रजिस्ट्रार के काम शुरू कर दूं? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हफीजुर रहमान थे पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और एहसन भोर, उनको भी बोला कि आप जो अल्फाज का चुनाव करते हैं ये दुरुस्त नहीं है। आप अपने अल्फाज में जो है आप जिस तरह के आपके अल्फाज और इल्जामात हैं, आप अपने ही इदारे का तकद्दुस जो है वो पामाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की मुहाफिज है और आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अलग नहीं है। लेकिन जब ये बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्जामात आयद करती हैं तो वो बुनियादी तौर पर अपना ही जो वकार है उसको मजबूत कर रही होती हैं। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है वो देखा जाए तो जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं तो गुज़िश्ता 2 माह के अंदर 4000 केसेस निपटाए हैं, और उन्होंने कहा कि जो बैकलॉग था उसमें भी 1000 केसेस की कमी आ चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने हमेशा सुप्रीम कोर्ट नहीं रहना, मैं भी आर्जी मुकीम हूं और मैंने चला जाना है, लेकिन आपने अगर इल्जामात आयद करके इस इदारे को बेतौकीर कर दिया तो फिर ये आप अपना वकार को मजरूह करेंगे और आपने आने वाली नस्लों के साथ भी नाइंसाफी की होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है वो सबसे पहले आईने पाकिस्तान के जो है वो उसके मुताबिक हमने काम करना है और हमने अपने हलफ की पासदारी करनी है। और उन्होंने कहा कि हमने जब हलफ की पासदारी करनी है तो एक दिन हमने भी अल्लाह ताला की अदालत में पेश होना है, हमने तो इस चीज को मद्देनजर रखना है। कोई इन्फ्लुएंस ये सुप्रीम कोर्ट नहीं लेती। जो इल्जामात आयद किए गए हैं उन्होंने बार काउंसिल्स के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। आज जो अपने फुल कोर्ट रेफरेंस से ये खिताब था, और ये अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि कभी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो है वो इतना जो है वो संजीदगी से और इतना जो है वो गुस्से में निस्बतन जब्त तो किया उन्होंने, लेकिन उनके अंदर जो इल्जामात थे बेबुनियाद उस पर उनको गुस्सा भी था, लेकिन उन्होंने यूज ऑफ यूफिज्म जिसे कहते हैं कि सेइंग हार्श वर्ड्स पोलाइटली, इस अंदाज से खूबसूरत अंदाज से उन्होंने तमाम के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद भी करार दिया और एक लेक्चर भी दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अयूब। खबर यह है कि तहरीके इंसाफ के नाराज रुकन अहमद हुसैन देहर 3 माह बाद कौमी असम्बली पहुंच गए। कहा हुकूमत के साथ है, वजीर आजम से मुलाकात हो गई है, मेरे कुछ मसाइल हैं जो वजीर आजम हल करेंगे।
इंसाफ में वापसी हो गई है, खान से मुलाकात हो गई है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए? अभी जारी है, बात हो रही है, अभी पीएम से मुलाकात हो गई, इस तरह बात हो रही है इंशाल्लाह। सर आपने वापसी कर दी के साथ देंगे या गवर्नमेंट के साथ देंगे? मैं इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट तो खान साहब से मुलाकात में क्या मेरी कुछ मसाइल हैं जो वो हल करेंगे, इंशाल्लाह वो हल हो रहे हैं और उसके बाद में कितना कोई टाइम लगेगा सर? तहरीक अदम एतमाद से पहले हल हो जाएंगे? किन्हीं दिनों में हुकूमत में कोई बंदा नहीं आया, क्यों आए? आपको यकीन जानिए, मैं खुद पीटीआई नहीं हूँ, तो आए तो इजलास में शिरकत के लिए आए। कुछ मजीद ब्रेक के बाद बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ने थ्रू सर्कुलेशन इस बिल को काबीना के मेंबरान में सर्कुलेट किया और ये काबीना के मेंबरान ने जो हमारे मंशूर के मुताबिक था उसकी मंजूरी दे दी। आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और मेरी वजीर पार्लिमानी अमूर जनाब डॉक्टर बाबर रवान साहब से भी बात हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है और ये जनूबी पंजाब के 3.5-4 करोड़ लोगों के लिए एक खुशआइंद पेशरफ्त है, क्योंकि हमने जो अपने मंशूर को अमली शक्ल देनी थी, जो पंजाब हुकूमत ने इक़दाम उठाने थे उन्हें उठाए, तरमीम की, रूल्स ऑफ बिजनेस मुरतब किए, सेक्रेटेरिएट्स के लिए फंड रखे। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट जो है उसका आगाज हो चुका है, मतीतल रोड पर बन रहा है, उसकी बुनियादें बन चुकी हैं, वो ऊपर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत से महकमे शिफ्ट कर गए हैं बहावलपुर की तरफ, मुल्तान की तरफ, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज एक अमली शक्ल ले रहा है। अब दरकार है कि जी इसको हमने, मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूं, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम दावेदार हो जनूबी पंजाब को उसकी शक्ल देने के, और अगर ये तुम मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना चाहते और इसको अमली शक्ल देना चाहते हो, और जनूबी पंजाब के लोगों को तुमने बहसीयत वजीर आजम जो 5 साल लॉलीपॉप दिए, कुछ नहीं दिया, आज हम उनको एक सूबे की शक्ल दे रहे हैं। और ये कानून एक आईनी तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम इसके हक में हैं। आओ, तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी अपने वोट शामिल कर दे और जनूबी पंजाब को आपको हकीकत डाल दे। नून लीग वाले भी जो कहते थे कि हम इस नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असेंबली से मुल्तमिस हूं कि ये दहाइयों का मुतालबा है पिसे हुए पसमानदा लोगों का, और एक तारीखी सुनहरी मौका है जो आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं, जिसमें हमारी नजर में वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान की जो छोटी इकाइयां हैं, जो उन्हें ये तासुर रहता था कि हम दरगुजर हो जाते हैं, उन्हें एक नई आवाज मिलेगी और उनका वजन बढ़ जाएगा। वफाक में उनको उनका वजन में इजाफा होगा। तो आइए इसको हम अमली शक्ल दें। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनूबी पंजाब की आवाम से मेरी अपील है, हर अपने एमएनए के घर पे दरवाजे पर दस्तक दें और उनसे दरखास्त करें कि ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का बिल है। हर एमएनए के घर पर मैं दरखास्त करूंगा जनूबी पंजाब के दानिशवरों से, शहरियों से, मोजिज़ीन से, मस्तूरात से, बहनों से, बेटियों से, कि उनसे ताकि दरखास्त करें कि इस बिल को
ये वोट दें और जो दहाइयों से जो चीज लटक रही थी उसको एक अमली शक्ल मिल जाएगी। आपने अभी कहा कि उनको मुस्तकबिल जनूबी पंजाब के अवाम को मुस्तकबिल वाबस्ता है। 3.5 साल तक आपको जनूबी पंजाब के अवाम जो आपने 100 दिन में करना था। सुन ले बात, सवाल कर लेंगे। मैं सवाल समझ गया, सवाल समझ गया, जी सवाल किया कर ले। अब जबकि हुकूमत का कोई मुस्तकबिल का कोई पता नहीं, ये आपका ख्याल है। चलिए देखिए आप सवाल करें, कमेंट्री नहीं कर सकते। सवाल ताखीर क्यों की? ताखीर नहीं की, आपका सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। हमने क्या किया मेरे भाई, जरा समझिए, ठंडे दिल से सोचिए। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया। मैं सामने देख रहा हूँ, मैं इनकी तरफ तवज्जो हो रहा हूँ। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया, फिर इस पे हमने इलेक्शन लड़ा, हमने इसे मैंडेट हासिल किया, पीपल्स पार्टी की तरफ आंसू नहीं बहाए, अमल किया। जब मैंडेट मिला फिर हमने इस पे आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। हमने कहा कि जो हम अमली इक़दाम कर सकते हैं हमें कर गुजरने चाहिए। हमने क्या किया, हमने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने एडिशनल आईजी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने हर महकमे का जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटरी तैनात किया, उनको बाख्तियार किया और उन्हें कहा कि अब आप मुल्तान में बैठे, बहावलपुर में बैठे और लोगों को जो थक्का पड़ता है लाहौर का उससे बचाएं, उनके घर के करीब उनके मसाइल हल करें। रूल्स ऑफ बिजनेस में बेपनाह मुखालफत हुई। हर रास्ते, हर कदम पर हमारे रास्ते में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, उनका नाम मेरे पास है, मैं लेता नहीं हूं, एहतरामन उन्होंने रुकावटें डाली। वजीर आला पंजाब की सरबराही में 9-6 रुकनी कमेटी बनी। हाशिम जमा बख्त जो हमारे वजीर खजाना है पंजाब के और रहीम यार खान से उनका ताल्लुक है जनूबी पंजाब से, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। लगारी साहब, आपका भला हो, मैं आज अगर जिक्र न करूं मीर बलकशर मजारी साहब का तो ये नाइंसाफी होगी। मैं आज जिक्र न करूं सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक साहब का तो ये हक तलफी होगी। चाहे दरिशक साहब हों, चाहे मजारी साहब हों, चाहे खुसरो बख्तियार साहब हों, आप हमारे जनूबी पंजाब के सदर भी हैं, ये तो सूबा बहाज बनाकर जम हुए। हमारे बुजदार साहब जो हैं, उस्मान बुजदार साहब, ये इसी इशू पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, जम हुए और वो आए और उन्होंने फिर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उन पर तवील बहस की और उन पर फैसला दिया जिसको काबीना ने मंजूर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इकदाम हो गए, फिर बजट में रकम रखाई गई, बजट में रकम रखवाई गई। उस बजट की रकम से जनूबी पंजाब मुल्तान का सेक्रेटेरिएट शुरू हो चुका है, मौका मुलाहिदा कीजिए। फिर बात ये खत्म न हुई, ये जो पिछला सालाना बजट पंजाब का पास हुआ है, जनूबी पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का अलहदा मंसूबा बनाया गया, उसके लिए अलहदा एक एडीपी छापा गया। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक अलहदा जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाया गया। जो पैसे रखे गए उनको रिंग फेंस किया गया। पहले क्या होता था, जनूबी पंजाब को फंड दे दिया और दुराने साल वो पैसा मुंतकिल हो जाता था और इलाकों में। अब इस कानून के मुताबिक जनूबी पंजाब का पैसा सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च हो सकता है, किसी और इलाके में कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी पैसा मुंतकिल नहीं कर सकेगा। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए देखिए बात, सवाल किया, जवाब पूरा लीजिए। आपने सवाल किया तो मैं जवाब की तसल्ली के मुताबिक देना चाहता हूँ। फिर हमने फैसला किया जनूबी पंजाब के लोगों को मुलाजमतों में अलहदा कोटा देने के लिए कि जो उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुतालिक जो हमारा होनहार बच्चा है, बच्ची है जनूबी पंजाब की, उनको मुलाजमतों में मेरिट पे कोटा मिले। ये सब इकदाम उठाने के बाद अब आ गया मसला आईनी तरमीम का। मैंने खत लिखा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं। मैंने बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, अल्लाह बख्शे आपकी वालदा गरी के रहमत हो, उन्होंने भी बात की थी, शंग्रीला होटल मुल्तान में बात की थी। तो आप उसी
अपनी बात पर कायम रहते हुए, अपनी वालदा की बात पर कायम रहते हुए हमारा साथ दें। उन्होंने खत का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा। मैंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, मैंने कहा आप कहती हैं कि हम जनूबी पंजाब के रास्ते में हम रुकावट नहीं बनेंगे, हम उनका हक देंगे, और वो समझते हैं उनकी हक तलफी होती रही है। आप उठा के देख लें कि आपके 5 साला दौर में जनूबी पंजाब को कितना फंड दिया गया, न होने के बराबर, न होने के बराबर। आपका अगर आप उसका हुजम देखें तो उसकी जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन थी वो 17% थी, सिर्फ 17%। तो आपने उनके साथ हक तलफी की। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खत का जवाब तक नहीं दिया, फिर हमने फैसला किया कि चले हम अपने ज़मीर के मुताबिक तो वो करें जो हमारा फर्ज बनता है। और फिर इमरान खान साहब ने मशावरत की सीनियर लीडरशिप से। असद उमर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनने मुझसे राब्ता किया। मैं कहाँ था? सिंध के दौरे पे था। वहां मैंने अपना इनपुट दिया वजीर आजम इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने मेलसी में जलसायाम में ऐलान किया कि हम ये कानून, हम बिल पेश करने का इरादा रखते हैं। रिकॉर्ड की बातें हैं, फुटेज आपके पास मौजूद होगी। और उस पर फिर हमने लॉ मिनिस्ट्री में काम शुरू किया। ये काम मुकम्मल हुआ और सारे मराहिल मुकम्मल करके आज हमने असेंबली में पेश कर दिया। अब आजमाइश है गिलानी, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू नजर आ जाएंगे। तुम्हारा जो ड्रामा है वो खत्म होने वाला है। और अगर तुम हो जनूबी पंजाब से वफादार हो तो फिर आओ इस बिल को वोट दो और अपने एमएलए को वोट दो। आज पूरी अपोजिशन ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि अगर मंडे तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन का टेबल नहीं होगी, दमादम मस्कल अंदर होगा, जो भी ऐलान होगा आपने कहा कि आपने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को भी, बिलावल साहब को भी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले वो जवाब देके गए हैं, उन्होंने फ्रॉड और इसको धोखा करार दिया है। किसको? साहब ने। किसको? आप देखिए उसका मतलब ये है, इसका उनको पहले ये बताएं उसने पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब कितनी नादानी की बात है और कितने अफसोस की बात है, हमारा कायदे इस बेख्तलाफ है, जिसने बिल पढ़ा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, उसको धोखा करार दे दिया। और भाईजान ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, अगर आपको कोई धोखा लगता है तो आप उसकी इस्लाह कर दीजिएगा। ये कितनी नापुख्ता, कितनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की है। भाई अगर आपको उसमें कोई कमजोरी दिखाई देती है, आपके मेंबर बैठे हैं, आपके नून के मेंबर बैठे हैं, उसमें लोग पलक दुरुस्त कर दें और जो वो बेहतरी लाना चाहेंगे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये कौम के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं, वोटरों के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वोट को कहते थे वोट को इज्जत दो, अब पता क्या नारा है इनका? वोट को नोट दो। एक मंडे को टाइम देना है, तहरीके अदम एतमाद भी अगर हो जाती है तो किस तरह ये बिल मंजूर करवाएंगे? वोट एक होल्ड ऑन इंशाल्लाह पहले ये डिफीट होगी। यार सुन लो ना यार, रिलैक्स, मुझे जल्दी नहीं है, डिफीट होगी, ठीक है? नंबर 1, नंबर 2 अल्लाह ना करे तो असेंबली में तो फिर भी आप मौजूद हो गए ना, तो इसको तो वोट फिर भी कर सकते हो। ये असेंबली में जाएगा ना, ये बिल जब असेंबली में पेश होगा ये कहाँ जाएगा? ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में आप अपना इनपुट दे दें और इनपुट पर इत्तफाक राय कर लें और इत्तफाक राय के बाद असेंबली में ले आए। हाँ, हम जहां भी हुए, हुकूमत में हुए, जहां भी हुए, हम उसको वोट करेंगे। शादी ये बताएं जी नहीं, एक आपने मंशूर पर आप देखे ना, आप पढ़े लिखे सहाफी हैं यार, वो फ्रॉड है। ये है असल बिल, ये बिल है जिसमें हमने जो हमारा मंशूर है, आप मंशूर देख लो ना भाई यार, एक सेकेंड, आप ये मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये बिल आप पढ़ लें। इसमें हम एक सूबे की बात कर रहे हैं जिसमें 11 जिला हैं और 3 डिवीजन हैं, मुल्तान डिवीजन, देरा गाजी खान डिवीजन एंड भावलपुर डिवीजन। मैं जवाब दे दिया। शादी ये बताएं एक सेकंड ये बताएं। अपोजिशन मेंबरान ने कहा है कि स्पीकर असद कैसर साहब ने
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ्रंट मैन का किरदार अदा किया है। आज जो इजलास मैं अभी कहूंगा शहबाज शरीफ साहब से, मैं शाइस्ता ज़बान का कायल हूं। उन्होंने जो स्पीकर के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नामुनासिब हैं, एज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनको जचते नहीं है। मेरा उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे मुतालबा है कि उन अल्फाज को फिल फॉर वापस लें। उन्होंने उनके बारे में जो लफ्ज़ कहे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो उनकी शायान शान नहीं है। स्पीकर की जिम्मेदारी है और स्पीकर आइन, कवानीन और ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। और अगर इनका ये ख्याल है कि हम इस अदम एतमाद की तहरीक से भाग जाएंगे, ये गलत फहमी है। नहीं, हम इसका जमहूरी, आईनी और सियासी तरीके से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। शाह जी ये बताएं आज अपोजिशन को सरप्राइज मिला है, इसका तस्करा उन्होंने किया है। आप ये बताएं कि अब जो आइंदा तहरीक अदम एतमाद पे कार्रवाई होने वाली है, क्या क्या सरप्राइजेस हैं आप हुकूमत के पास? आज अपोजिशन को आपने फरमाया एक सरप्राइज मिला है, अपोजिशन को दूसरा सरप्राइज इंशाअल्लाह 27 को मिलेगा। तैयारी करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 28 मार्च को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का आईनी तरमीमी बिल लाया जा रहा है। उन्होंने अपोजिशन से अपील की कि वो इस बिल की हिमायत में वोट दें और पीपल्स पार्टी और नून लीग को खास तौर पर मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कहते थे कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, तो अब हम ये बिल ला रहे हैं, इस पर हमारी सपोर्ट की जाए, हमारी मदद की जाए इस बिल के हवाले से, क्योंकि अगर आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो आपको इस बिल पर संजीदा होना चाहिए। जबकि इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन की तरफ से जो लाई गई है वो कौमी असम्बली में नाकाम होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये जिक्र किया कि मैंने बिलावल भुट्टो को भी खत लिखा, मुस्लिम लीग नून को भी खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, अगर जनूबी पंजाब के लिए संजीदा हैं तो आए फिर वोट दें। हमारी नज़र में इससे वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा। हमने जनूबी पंजाब के हवाले से अमली इक़दामात किए हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह 27 तारीख को अपोजिशन को दूसरा बड़ा सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि आज एक सरप्राइज अपोजिशन को कौमी असम्बली में मिला है। उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद से भाग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ये इनकी भूल है। आज अपोजिशन को एक सरप्राइज मिला है, इंशाअल्लाह दूसरा सरप्राइज 27 मार्च को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 28 मार्च को जनूबी पंजाब का आईनी तरमीमी बिल ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि हम जनूबी पंजाब सूबे के हक में हैं। नून लीग वाले भी कहते थे कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे बिल को वोट दो। उन्होंने कहा कि अगर आप मुखलिस हो, जनूबी पंजाब को अमली शक्ल देना चाहते हो तो आओ वोट दो। उन्होंने कहा कि मैंने बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो की वालिदा ने भी जनूबी पंजाब की बात की थी। सीनियर रहनुमा पीपल्स कमर ज़मान कारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर ज़मान कारा साहब, पीपल्स पार्टी से उन्होंने कहा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं लेकिन अब हम बिल ला रहे हैं, आए हमारा हिमायत करें, साथ दें। हिमायत करेंगे आप, साथ देंगे वोटिंग में? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस पशेमा होना। शाह महमूद कुरैशी साहब को अब याद आया है, वो कह रहे ना वो अब उतर रहा है अनाज की फसील से, जब जल चुके हैं सारे शहर एतबार के। यानी हम तो ये पहले दिन से कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को शाह महमूद को याद कराने की जरूरत नहीं है। वो पीपल्स पार्टी में थे तब जब हमने जनूबी पंजाब का बिल पास कराया था, सेनेट से रेजोल्यूशन कराया था, पंजाब असेंबली में बिल दिया था। हम तो पीपल्स पार्टी तो इस मामले को इस तरह कबूल कर चुकी है कि हमने अपनी सुप्रीम दो हिस्सों में कर दी। हमारे पास तो ऑलरेडी नंबर नहीं था, लेकिन देखना ये हम तो उसके साथ हैं, हम तो उनके असूली मौक़िफ़ के साथ हैं। देखना ये है कि ये साफ हाथों से आए हैं कि बदनीति से आज ये एक कौम की डिफ्लेक्शन, यही इनके पास सरप्राइज था, ये डिफ्लेक्शन के लिए आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनका जो अगला रास्ता होगा, शायद खान साहब सरप्राइज की बात ये करें, जो बड़ा पुराना ख्वाब है उनके दिमाग में, क्योंकि वो अपनी मैं के गिर्द घूमते हैं। वो कहते हैं मेरा सारा कुछ है, मैं हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, मेरी जमात है और किसी का कुछ नहीं है। तो हो सकता है 27 या 28 को जो भी जलसा उनका दिन का है, उसमें वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जाने की बात करें, और उनके पास कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब से तो यही गुजारिश है कि अब आपके जाने के दिन है, आप जाइए,
ہاں اس کا خواب دیکھنے والے بھی ہم تھے, اس کی عملی تعبیر کرنے والے بھی ہم. لیکن کائرہ صاحب ہم ہی ہیں جو قومیتوں کو شناختیں دیتے ہیں, ہم ہی ہیں جو صوبوں کو حقوق دیتے ہیں, آپ کا یہ رائٹ نہیں. کائرہ صاحب, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں جنوبی پنجاب بل کو ووٹ کریں گے. اب آپ لوگ بھی اس کی حمایت میں رہے ہیں, چلے دیر آئے درست آئے, اب یہ کہے گا اب اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ ووٹ دیں گے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں جی کہ ان کے پاس ووٹ لینے دینے کا موقع ہی نہیں ہے, یہ تو فارغ شدہ گورنمنٹ ہے, یہ کہاں سے آ گئے؟ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ہم حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہم ووٹ کریں. چھوڑیے نا, وہ کون سے اہم ہے, 4 سال بعد ان کو یاد آ گیا. شاہ محمود کی بات کو میں اتنی اہمیت دے دوں کہ 4 سال بعد وہ بدنیتی سے گندے ہاتھوں کے ساتھ آئے ہیں, پھر بھی آپ اس کو اہمیت دیے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ہم اس معاملے پہ, ہماری یہ کمٹمنٹ ہے اور ہم اس کو نبھائیں گے, ہم جنوبی پنجاب بنائیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. اس میں یہ کہاں سے آ گئے 5واں سوال؟ ٹھیک ہے. قمر زمان کائرہ صاحب رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے جو کہا گیا کہ 28 مارچ کو جنوبی پنجاب کا آئینی ترمیمی بل آ رہے ہیں, اس پر اپنا رد عمل پیش کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.